अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, जब कल हुकूमत ने अपना 2021 और 22 का बजट पेश किया, उस वक्त ऑपोजिशन ने तकरीर सुने बगैर और इस जो बजट है इसकी तफसील पढ़े बगैर ही अपना रद्दअमल देना शुरू कर दिया और एहतजाज किया, ऐवान में शोर शराबा किया। इस बजट को नहीं पढ़ा गया, बजट को पढ़े बगैर रद्दअमल दिया गया। अमूमी तासुर ये है कि पीटीआई की हुकूमत ने 2021 और 2022 का ये जो बजट पेश किया है, ये मतवाजी बजट है, अच्छा बजट है, जिसमें टैक्सेस नए नहीं लगाए गए हैं और मुआशी लिहाज से एक अच्छा बजट पेश किया गया है। जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने इसको मुआशी हमला करार दिया है अवाम पर। साथ साथ में शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब ने जो ये कहा है कि पार्लियामेंट में हुकूमत को इस बजट को पास करवाने में टफ टाइम देंगे। तो क्या सिर्फ टफ टाइम एहतजाज की सूरत में होगा या ऐसा होगा कि ये बिल जो है, ये जो बजट है, हुकूमत पास ना करवा सके? ये एक अहम मामला है। ऑपोजिशन जो है वो क्या अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी रखेगी और क्या ये फिर ये ऑपोजिशन जो है इस वक्त खुद से जो है वो तन्हाई का शिकार है, तो ये क्या आपस में मिल बैठकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे या सिर्फ ये खुद आपस की लड़ाई में गुथम गुथा होकर रह जाएंगे? हुकूमत ने एक और काम किया, 21 बिल एक ही दिन में पास करवा लिए। ऑपोजिशन शोर करती रह गई और आखिरकार वॉकआउट कर लिया। तो हमारे यहाँ आम जुबान में कहा जाता है कि जब आप वॉकआउट करते हैं तो ये आप हकीकतन सपोर्ट करते हैं। इम्पोज करें अगर आपको कुछ पसंद नहीं है या आप इसके ऊपर बहस करें, लेकिन ये वॉकआउट करना हुकूमत को सपोर्ट करने के मुतरादिफ ही होता है। तो क्या ये ऑपोजिशन जो इस वक्त शोर कर रही है 21 बिल पास करवाने का, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर है, इसका ये हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है? और साथ साथ बात कर लेंगे डिप्टी स्पीकर के लिए अब जो हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन लाने जा रही है, उसका क्या फ़ायदा होगा और ऐसा क्यों ऑपोजिशन चाहती है? ये तो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते थे और अब डिप्टी स्पीकर पर आ गए हैं, ऐसी क्या वजह है? इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। और हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। कुरैशी साहब, आपका भी शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MNA है, PMLN के सीनियर रहनुमा है। अली गौहर बलोच साहब, आपका भी शुक्रिया। कल एहतजाज में बैनर्स उठाए सबसे पहले यही खड़े थे अली गौहर बलोच साहब। इनसे पूछेंगे कि क्या वजह थी कि बिल पढ़े बगैर, बजट पढ़े बगैर जो है वो एहतजाज किया और तकरीर भी नहीं सुनी गई। सबसे पहले मेरे ख्याल में प्रोग्राम का आगाज़ अली गौहर बलोच साहब आपसे ही करूँगी। अली गौहर साहब, आप देखा हमने कि कल असेंबली में आप फ्रंट पर थे, बैनर्स उठाए थे, एहतजाज कर रहे थे। अभी तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने स्पीच अपनी शुरू ही की थी कि आप लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद थी जिसके लिए एहतजाज किया गया? बजट तो पढ़ा ही नहीं गया, ना तकरीर सुनी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखिए, सूरत ये है कि एक तो आप अभी इंट्रो में जो बता रही थी कि जो बिल पास हुए और लेजिस्लेशन कौमी असम्बली में हुई, देखिए ये हुकूमत हमेशा धौंस और धांधली के जरिए चीज़ों को बिल्डोज करने की कोशिश करती है। और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे दोनों कोलीग जो साथी इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी कानून को समझते हैं और मेरे ख्याल कुरैशी साहब भी मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं इन चीजों को, कि कौमी असम्बली में जब भी कोई बिल लाया जाता है तो वो पहले कमेटी में भेजा जाता है, फिर कमेटी के बाद जो है वो मतलब है कि कमेटी से पास करवाने के बाद फिर अप्रूव करवाया जाता है। क्योंकि ये धौंस और धांधली पर जिस तरह से कि ये इलेक्शन धौंस और धांधली के जरिए जीत रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसको इस चीज का मैं कहता हूँ कि क्रेडिट जाता है कि अब इन्होंने एक नई रवायत डाली है कि कौमी असम्बली से जो बिल है, जो लेजिस्लेशन है, वो भी धौंस और धांधली के जरिए करते हैं। किसी स्टैंडिंग कमेटी में, किसी कायमा कमेटी से वो बिल पास नहीं करवाए गए थे, क्योंकि हर कायमा कमेटी में हमारे अरकान हैं
और उन तमाम अरकान ने कहा कि ये किसी कायमा कमेटी में नहीं पेश किए गए। और आपने देखा कि चूंकि ये वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए अब नया इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं जो आने वाला है, पहले इन्होंने आरटीएस सिस्टम के जरिए चोरी किया, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम जाग चुके हैं जिस तरह से कि उन्होंने इनको डसका का इलेक्शन चोरी नहीं करने दिया। इंशाअल्लाह ताला अब इनकी सर मेरा सवाल गौहर साहब मेरा सवाल ये था कि आपने एहतजाज किया, बिल्कुल अपोजिशन का राइट है एहतजाज करना, अवामी नुमाइंदे हैं, एहतजाज करना राइट है, लेकिन आपने बजट को पढ़े बगैर, तकरीर सुने बगैर, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद एहतजाज किया जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि हमने तनकीद बराए तनकीद के लिए नहीं, क्योंकि ये बजट से पहले ही आपको पता है कि इनके वज़रा के बयानात और बजट में ये हो रहा है, क्योंकि ये हर जगह पर फिक्टिशियस किस्म के फिगर कोट करते हैं। जिस तरह से कि इन्होंने जीडीपी ग्रोथ में किया था, उसके ऊपर भी आप देख लें, इनके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ने भी क्वेश्चन मार्क किया, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक की और राय है, फिर उसके बाद दीगर जो जिसका ये सबसे ज्यादा वो कोट करते हैं रेफरेंस, वो मूडीज, उन्होंने भी कहा कि 1 पॉइंट समथिंग या कुछ बताया कि वो है जीडीपी। तो मतलब है ये पूरे मुल्क को क्या झूठ के जरिए चलाना चाहते हैं। जिस मुल्क में 2 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए, जिसमें 50 लाख लोग एक साल में बेरोजगार हो जाए, जिस मुल्क में गंदम की कीमत जो है वो 70 रुपए फी किलो तक पहुंच जाए, जिसमें चीनी की कीमत 110 रुपए तक पहुंच जाए, जिस मुल्क में 5 वफाकी सेक्रेटरी फाइनेंस तब्दील कर दिए जाए, 5 चेयरमैन एफबीआर तब्दील कर दिए जाए, जिस मुल्क की हुकूमत जो अपने सबका इन्होंने रेवेन्यू टारगेट रखे थे वो अचीव ना कर सके, तो हम उस हुकूमत के लाए हुए जेली बजट पर एहतजाज क्यों ना करें। आज मेरे सामने इस वक्त न्यूज पेपर खड़ा है और ये कहते थे कि हम टैक्स फ्री बजट लाएंगे। आज की हेडलाइन ये है कि 383 अरब के नए टैक्स आयद किए गए हैं, 383 अरब के। ये मैं नहीं कह रहा, ये कम्युनिकेशंस और डिजिटल मीडिया में कुछ लाने जा रहे थे जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिफ्यूज कर दिया, कैबिनेट ने रिफ्यूज कर दिया, वो कोई नया जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। बैरिस्टर साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। देखिए, मेरी गुजारिश सुनने, मेरी छोटी, मैं अपनी बात को समेटते हुए, देखिए जिस वक्त 2018 में मईशत का जो हुजम था वो 313 अरब था, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। आप 2021 में इनका 296 अरब 5.5 की कमी हुई है आपके मुआशी हजम में। और सबसे बढ़कर ये कि आप देखें कि इन्होंने इस मुल्क के साथ ज्यादती की इंतहा कर दी कि जो गर्दिशी कर रहे हैं वो 1200 अरब से आज इन्होंने 2400 अरब तक पहुंचा दी। सर वो भी आपके ऊपर डालते हैं ना, वो भी आपके ऊपर डालते हैं कि आपने ऐसे आईपीपीएस के साथ एग्रीमेंट कर लिए कि आज वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। आईपीपी के जो हमने एग्रीमेंट किए थे वो हमारी हुकूमत पर असरअंदाज क्यों ना हुए। इसहाक डार साहब ने उस वक्त भी इसहाक डार साहब ने उस वक्त भी हमारे सामने कि उन्होंने ये गर्दिशी कर्जे जो है ना वो वापस किए थे, उसमें धकेल के रख दिया है। जी ठीक है कि ये जो बातें हैं ये कोई पीटीआई का बंदा जवाब देता, मैडम जी का काम सवाल करना है, जवाब देना नहीं। जी बिल्कुल जी ठीक है। हमारे सवाल आते हैं, हम अपोजिशन में बैठे हुए ये बताएं कि जिस हुकूमत थी 3.9 पर थी और आज डबल डिजिट 12 पर महंगाई पहुंच चुकी है, ये इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? जी बिल्कुल, उनसे भी जवाब लेते हैं, उनसे भी ये जवाब लेते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए ताकि दूसरे गेस्ट भी जवाब दे सकें। जी ठीक, हम प्रोटेस्ट करना छोड़ दें। बिल्कुल आपका राइट है, मैंने कहा आपका राइट है, अवामी नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल लेकिन इनके गैर आईनी हरबों को कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जी ठीक है जी बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मुआशी हमला करार दिया है बिलावल साहब ने बजट को, और यूसुफ रजा किलानी साहब ने कह दिया है कि एनएफसी अवार्ड प्रूव किए बगैर ये बजट तो गैर आईनी है। देखिए, इस हुकूमत को बिल्कुल भी पार्लिमानी रिवायात का
मुल्क के आइन और कानून का कुछ पता नहीं है। बजट पेश करने से पहले NFC अवार्ड जो है उसे पेश करना लाजिम होता है। सूबों के दरमियान सबको तकसीम करना ये एक आइनी तकाज़ा है। इस आइनी तकाज़े को पूरा किए बगैर हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। इसको ये इतनी वास बाख्ता हुकूमत है कि कल आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना ने वो तकरीर पढ़ दी जो उन्होंने जो कैबिनेट से मंजूर ही नहीं करवाई थी। आज उन्होंने ख़ुद अपने प्रेसर में ये माना कि मैंने दूसरी तकरीर पढ़ दी, और जिस वज़ीर ख़जाना को ये नहीं पता कि अप्रूव्ड स्पीच कौन सी है और दूसरी स्पीच कौन सी है, जो हाथ लगी पढ़ दी, तो उससे आप अंदाज़ा करें कि ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क के मुआशी निज़ाम का मामला है। दूसरी बात, मुआशी हमला इसलिए है कि कल जब पाकिस्तान का बजट पेश किया जा रहा था तो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे। आप तो हमें कह रही हैं ना कि आप एहतजाज क्यों कर रहे थे। हम लोग एहतजाज कल के बजट के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे थे। ये बजट था पिछले बजट के बाद, ये इस हुकूमत का चौथा बजट था। अब जो 3 बजट पेश किए थे उस पर इम्प्लीमेंट इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके जितने इन्होंने फिगर्स दिखाए थे उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। वो झूठ का पलंदा और मुनाफिकत का एक जीता जागता सबूत था। उसके ऊपर अपोजिशन एहतजाज कर रही थी कि आपने 3 साल मुसलसल यहाँ पे झूठ बोला है, मुनाफिकत की है, झूठे ख्वाब दिखाए हैं, वो पूरे नहीं किया। और फिर आपको इतना मतलब थोड़ी सी इंसान में शर्म होनी चाहिए कि आपने 3 साल टका के झूठ बोला है। इस दफ़ा आप चुप कर जाते, आपसे पाकिस्तान नहीं संभलता, आप पिछली हुकूमतों पर लगाते हैं, आप घर चले जाएं, आप इतने जोगे नहीं। इन्होंने देखें आलिया साहबा 100 दिन का प्लान दिया था। 100 दिन का प्लान तो छोड़ें, 1000 दिन पूरे हो गए हैं। आज हमें बताएं तालीम के अंदर क्या बेहतरी है, आज हमें बताएं एजुकेशन के अंदर। ये वो वजीर आजम बनने से पहले ये वही शख्स हैं जो कहा करते थे मैं तालीमी एमरजेंसी को नाफिज करूंगा, मैं सेहत में एमरजेंसी नाफिज करूंगा, जनूबी पंजाब का सूबा बन जाएगा, 18 से ज़्यादा मैं वजीर नहीं रखूंगा। और फिर आज ये जो कहते थे ना जगह टैक्स, ये पेट्रोलियम लेवी को जिसे ये जगह टैक्स कहते थे, उसे 5 रुपए पर से बढ़ा के 25 रुपए लीटर पे लेके जा रहे हैं। मतलब जगह टैक्स ये वजीर आजम 5 गुना कर रहा है। अभी भी आप कह रही हैं हमें एहतजाज ना करें। आटे की कीमतें आसमान पे पहुंचा दी, घी की कीमतें आसमान पे पहुंचा दी, सब्जियां लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं, फल वो खा नहीं सकते, अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया गया है, बिजली गैस के बिल 500 गुना इजाफे के साथ मौजूद हैं, और लोगों की इनकम में 50% कमी हुई है। और आज उनके ऊंट के मुंह में जीरा, 10% इजाफा आप कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में। हमने अपने 5 साल के अंदर 150% इजाफा किया। वो ऑलरेडी मार्च में कर चुके हैं। नहीं, वो जिस तरह किया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जिस तरह हुआ। बात यह है कि अगर आप कहते तो है ना जी, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात आलिया साहबा, बात इतनी है कि इन्होंने कहा, ये आज भी कहते हैं कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, कपास की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार। अच्छा, रिकॉर्ड पैदावार अगर हो रही है भाई, तो आप फिर ये बाहर से इंपोर्ट करना छोड़े और पाकिस्तान के अंदर आप इनकी कीमतों को कम करें। जब आपके पास रिकॉर्ड पैदावार है तो कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं? और जब आपने इस तरह का हाल किया है, देखिए वजारत खजाना इस हुकूमत का मुंह बोलता नाकामी का सबूत है कि हर दफा एक नया वजीर बजट पेश करता है। कभी ये असद उमर के जरिए पेश करते हैं, कभी ये हफीज शेख के जरिए पेश करते हैं, फिर ये हमाद अजहर के जरिए पेश करते हैं, फिर ये शौकत तरीन के जरिए पेश करते हैं। भाई चेहरे बदले, झूठ का पलंदा तो वही है। एक झूठा शख्स पीछे बैठा है जिसका नाम इमरान नियाजी है, जिसने कौम को झूठे ख्वाब बेचे, झूठ बोला, मुनाफिकत की, 100 दिन का ख्वाब दिखाया और दिन में एक भी वादा पूरा नहीं किया। जी ठीक है। तो इस मुनाफिकत का जवाब कौन देगा? राइट, यहाँ पे क्योंकि टाइम जो है पहले गेस्ट ने भी ज्यादा ले लिया, बैरिस्टर साहब ने भी ज्यादा ले लिया। नदीम कुरैशी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। मेरे ख्याल में मुझे अब क्वेश्चन पुट करने की जरूरत ही नहीं है, जितना कुछ कह दिया अली गौहर बलोच साहब ने और बैरिस्टर आमिर साहब ने। ब्रेक शामिल करने के बाद आप इसके ऊपर खुलकर जवाब दीजिएगा इन सारे तमाम मामलात के ऊपर जो उठाए गए हैं अपोजिशन की जानिब से। लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि बजट के बाद अपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या दुरुस्त है और क्या अब हुकूमत को टफ टाइम देंगे बजट जो अब बहस के सेशन होंगे और क्या स्ट्रेटजी क्या होगी। और मैं चाहूँगी कि बैरिस्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक एहतजाज करना अपोजिशन का राइट है और अपोजिशन राइट इस्तेमाल कर रही है, एहतजाज कर रही है और पॉइंट उठा रही है। महंगाई और अवामी जो पॉइंट है वो उठाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अवाम की बात करने के लिए अपोजिशन मौजूद है।
लेकिन अब क्या जो हम देखते हैं PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर बजट के ऊपर पड़ेगा, बजट बहस में जो अपोजिशन ने किरदार अदा करना उसके ऊपर पड़ेगा, या आपको लगता है कि नहीं पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर यूनाइटेड होकर अपोजिशन को हुकूमत को टफ टाइम देगी? देखिए आलिया साहब, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुख्तलिफ जमातें हैं। PDM में हम इकट्ठा हुए थे, लेकिन बहरहाल PMLN के रवैये और उनके ख़ास कुछ लोग हैं, एक ख़ास क़यादत है, मैं कह दूँ मुस्लिम लीग मरियम ग्रुप का प्रॉब्लम रहा है। बहरहाल क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ साहब ने अभी 3 साल के अंदर कोशिश की है कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम अपोजिशन पार्टी से इकट्ठी चलें। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, जिसके अंदर चेयरमैन साहब ने ये बात की कि हम अपने पीपल्स पार्टी के सारे वोट सुपुर्द करते हैं मियां शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन के कि वो इन्हें इस्तेमाल करें इस जालिमाना बजट को रोकने के ख़िलाफ़, इस हुकूमत की कातिलाना मुआशी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, जालिमाना जो इनकी पॉलिसीज़ हैं जिससे लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग महंगाई के सुनामी में डूब चुके हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर बदतरीन महंगाई है, बदतरीन गुर्बत है, बदतरीन बेरोज़गारी है। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी जो बनानी है, बहरहाल बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून है, उसी के ज़्यादा अरकान है। ये काम मियाँ शहबाज शरीफ को करना है। पीपल्स पार्टी ने अपने सारे वोट उनके हवाले किए हैं और हमने इन्हें एक दफ़ा दिखा भी दिया ये सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह की सूरत में और हफीज़ शेख की शिकस्त की सूरत में कि कौमी असम्बली में इस हुकूमत को शिकस्त दी जा सकती है अगर अब लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना रोल अदा करें। तरीन ग्रुप है, बहुत से लोग हो रहे हैं, आपको पता है, लोग तंग हैं, जो सिलेक्टेड नहीं है। लेकिन तरीन ग्रुप का मामला तो कल ही क्लियर हो गया हो जाए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बजट में। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो सिर्फ तरीन साहब की हद तक तरीन साहब की ज़ात को रिलीफ मिल गया होगा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो हल्के रखते हैं, जो सिलेक्टेड नहीं है, अवाम के वोटों से आए हैं, उन्होंने अगर अवाम के पास वापस जाना है तो वो इस बजट के साथ किस मुंह से वापस जाएंगे? मैं चाहूंगी कली गोहर बलोच साहब आप इसमें ऐड ऑन कीजिएगा कि मेन, जैसे कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि मेन ऑपोजिशन PMLN है, तो पीपल्स पार्टी को किस तरह से डिफरेंसेस होने के बावजूद बजट के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी को किस तरह से साथ लेकर चलेंगे और कितनी स्पेस भी देंगे? देखिए गुजारिश ये है कि इस वक्त आपने कल देखा कि कल बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने मीडिया टॉक इकट्ठे खड़े होकर की और मैं भी उस वक्त उधर ही था अपोजिशन के अंदर में। लेकिन 2 पॉलिटिकल पार्टी ने जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अलग अलग मैनिफेस्टो रखते हैं। ये नेचुरल बात है कि जब सियासी बातें बेशुमार होंगी तो कुछ इश्यूज पर इख्तलाफात भी होंगे, गिले शिकवे भी होंगे। हम कोई ना ही नून लीग तो पीपल्स पार्टी में जम हुई है, ना ही पीपल्स पार्टी नून लीग में जम हुई है। इख्तलाफ राय जो है वो एक मैं समझता हूँ कि वो एक जेन्युइन चीज है और वो होना भी चाहिए और तफरात को दूर भी करना चाहिए। अगर हमें 10 जिले पीपल्स पार्टी से हैं तो 10 पीपल्स पार्टी को हमसे हो सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ अब ये हमारी दोनों पार्टियों की लीडरशिप है जो वो मामला को इमे फर्जी आपस में डिस्कस करके मामला हल कर लेते। लेकिन एक आवाज जो कल इकट्ठी थी वो तमाम अपोजिशन की थी और जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल थे, जिसमें JUI और दीगर अपोजिशन जमातें भी थी कि तमाम ये हुकूमत एक सिलेक्टेड, नालायक और करप्ट हुकूमत, लिहाजा इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान की जो मईशत की कश्ती है, जो सियासत की कश्ती है, वो किनारे पे नहीं लग सकती, बल्कि पाकिस्तान इंतहाई मुआशी बदहाली का शिकार है, सियासी इंतशार का शिकार है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वसाइल को ये गिद्धों की तरह दोनों हाथों के साथ ये हुकूमत में सिलेक्टेड बैठे हुए लोग नोच रहे हैं। इनके दाएं और बाएं जो है वो चीनी चोर और आटा चोर बैठे हुए हैं, जिसका वादे सबूत मतलब है कोई शर्म, कोई एथिक्स, कोई हया, कोई पर्दा होता है। मतलब है दिन दहाड़े आपने देखा कि DG FIA चेंज किया गया, उस FIA ने अदालत में जाकर जज साहब को कहा, उसके नुमाइंदों ने, कि जनाब हम अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि जहांगीर तरीन जो है
उसकी और उसके बेटे की हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। मतलब है कि आपने देखा कि पूरे मुल्क में मीडिया के ऊपर ड्रामा चला, एक ब्लैकमेलिंग चली कि जनाब हमें जो है वो क्लियर किया जाए। और कल आपने देखा जिस तरह इमरान खान ने एक एनआरओ अपनी बहन को दिया था, एक एनआरओ आपने देखा कि उन्होंने सर जो है वो फिर ये भी कहा जाता है कि एनआरओ कहा जाता है कि फिर नवाज शरीफ साहब को भी मिला क्योंकि वो बैरून मुल्क गए। एक एनआरओ उस वक्त भी मिला जब शहबाज शरीफ साहब अभी बैरून मुल्क जाने के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से तौहीन अदालत का केस लेकर कोर्ट गए और वहाँ से वो केस वापस ले लिया, हुकूमत ने भी ले लिया, शहबाज शरीफ साहब ने भी ले लिया। तो ये कहा जाता है कि एक एनआरओ ये भी है। देखिए आपने बहुत रेलिवेंट बात की है, बिल्कुल इस बात का जवाब देना चाहिए हमें। बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने एनआरओ लिया होता तो शहबाज शरीफ साहब जो है 2 दफा जेल ना जाते, और मेरा ख्याल है कि उनका ड्यूरेशन साल से भी ऊपर का बनता है। सर आज भी पीपल्स ये शिकवा कर रही है जी, आज भी पीपल्स पार्टी ये शिकवा कर रही है कि खुर्शीद शाह साहब जेल में है और आज उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ और सलूक किया गया है पीएमएलएन के साथ। जी मेरी बात मुकम्मल होने दे। हमारा और पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। हमें पता है कि टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, वो मैंने पहले अर्ज कर दी। पहले भी मामला जो है वो सुलझाए गए, आइंदा भी लग जाएंगे और इंशाल्लाह आपको मुतहिदा नजर आएंगे। जी कुरैशी साहब को आप स्काइप के बजाय फोन पर कर लें, बात कर सकेंगे। जी ठीक है, मैं आपकी बात कंप्लीट होगी सब में, और मैं चाहूंगी कि अब ब्रेक शामिल कर लें। बैरिस्टर साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंचेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे कि बात हो रही थी गंदम की कीमतें और आटे की कीमतों के हवाले से कुरैशी साहब ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया था। बैरिस्टर साहब अब बात करना चाह रहे हैं। जी मैं देखें, कुरैशी साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मोहतरम हैं, लेकिन देखें आटे की कीमतें जो होती हैं या महंगाई का असर वो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी से नहीं आता, वफाकी से आता है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि हमने कब कहा कि आप गंदम की इमदादी कीमतें ना बढ़ाएं, इससे भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए ताकि किसान को उसकी जो मेहनत है उसका सिला मिले। अब आप इसके अंदर मिडल मैन का खात्मा करें। और दूसरी बड़ी बात जो होती है, जो पीपल्स पार्टी ने करके दिखाई, हमने अपने दौर में भी गंदम की इमदादी कीमतों को बहुत ऊपर लेके गए थे, लेकिन आटे की कीमतों को कंट्रोल भी रखा और उसके साथ साथ अगर थोड़ी सी महंगाई हुई तो हमने आम आदमी की आमदनी में 59% इजाफा किया। ये पाकिस्तान की तारीख है, आपके अपने स्टैटिस्टिक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। और आपकी हुकूमत ने 50% कमी की है इनकम में। हमने लोगों की तनख्वाहों में, मैं पहले बता चुका हूं, 150% तक, पेंशन में 170% तक इजाफा किया। देखें दुनिया में मुल्कों में महंगाई होती है, हम ये नहीं कहते कि महंगाई बिल्कुल ना हो, 1950 की कीमतें आप लेके आ जाएंगे, नहीं कहते, लेकिन भाई जब महंगाई होती है तो उसे आप आम आदमी को रिलीफ देते हैं, क़ुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए आप आमदनी को बढ़ाते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाते हैं। वो आपने नहीं किया, आपने लोगों को बेरोजगार किया है। देखिए जितने लोग इन सालों में बेरोजगार हुए हैं, 3 सालों में, वो पाकिस्तान के अंदर बदतरीन बेरोजगारी है। 1 करोड़ हुकूमत ने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद आप आ जाए गुर्बत, इन्होंने आलिया सभा 27% मजीद खते गुर्बत से नीचे लोग ये लेके चले गए हैं। उसके बाद महंगाई का ये हाल है कि बांग्लादेश, भारत, इनसे ज्यादा महंगाई 11 से 12% तक महंगाई पाकिस्तान में है। और अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो जंग ज़दा मुल्क है, आफत ज़दा मुल्क है, वहां पे 5.6% महंगाई है। अब आप अंदाजा करें कि वो मुल्क में जहां पे दुनिया की फौजें मौजूद हैं, वहां पे महंगाई हमसे आधी है। भारत का तो अब हमने मुकाबला करना ही छोड़ दिया, सिर्फ बातों की हद तक। कश्मीर भी ये उनके हवाले करके घर बैठ के लस्सी पी के सो गए हैं और कोई बातचीत ही नहीं है। लेकिन बाकी मामला में जो लेजिस्लेशन की है गुलबोशन, देखिए ये हाँ वो तो इनका देखे ना, जब मियां साहब का कलभूषण के साथ था कोई मामला तो उस वक्त ये बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे
थे मियाँ साहब को गद्दार कहते थे, गद्दार तक का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। आज मुझे बताएं कि कलभूषण के लिए नहीं यहाँ पे कानून साजी होती है, आम आदमी के कानून साजी नहीं है, कानून साजी है कलभूषण के लिए। हमें नहीं पता आता कलभूषण के साथ इनकी क्या रिश्तेदारी है, क्या करते हैं। फिर वो हमारे मलका जज्बात हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बड़ी जज्बाती तकरीर कलभूषण के बारे में उन्होंने फरमा दी। कभी वो बड़ा जमीर जगा के रेमंड डेविस केस में कहते थे जब उन्हें वजीर खारजा नहीं बनाया गया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब यादव के बारे में इन्हें, कलभूषण के बारे में इन्हें कुछ याद नहीं आता। मैं समझता हूं जो तरीकाकार इन्होंने पार्लियामान के अंदर इख्तियार कर रखा है, आलिया साहब इन्होंने 21 बिल मंजूर किए। पार्लियामानी निज़ाम है, एक तरीकाकार है, कमेटीज हैं, आप कानून साजी करना चाहते हैं उस कमेटीज में रखें, कभी बलडोज ना करें, फिर उसके ऊपर बहस करें। दोनों तरफ ऑपोजिशन वॉकआउट कर लेती है, तो देखिए वॉकआउट नहीं, देखिए क्या करेंगे, बेबस है। जहां पे स्पीकर ऐसे बैठे हों, डिप्टी स्पीकर ऐसे बैठे हों, जहां पे बुलडोज हो रही हो चीजें, वजीर आजम आते नहीं है, उन्होंने असेंबली को मेरे ख्याल से एक रबर स्टंप बना के रखा हुआ है, एक मजाक की जगह है, फिक्रे कसे जाते हैं, बदतहजीबी नाशाइस्तगी की इंतहा की जाती है। इसके अलावा क्या है, जो इसका काम है, प्राइमरी फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का ये हाल है कि एक दिन में 21 बिल, आप देखें ना कौन करता है इस तरह, एक बिल पे इतनी दफा गुफ्तगू होती है। हुकूमती मेंबर्स बोलने, अगर उनमें कोई एबिलिटी है वो बात करें, अपोजिशन के अराकीन का आप उनसे गुफ्तगू करें। लेकिन अपोजिशन साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आए इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स करनी है, हमारे साथ बैठे, लेकिन अपोजिशन का रवैया ही नहीं। सब नहीं, वो ये ना सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की ने आदत है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन बैठी है, चेयरमैन साहब मुसलसल इजलास के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे दूसरे अपोजिशन के साथी होते हैं, वजीर आजम कहाँ होते हैं, वज़ीरा कहाँ होते हैं, आपने इनकी सीरियसनेस देख ली है। बैठना किसके साथ है, हम किसके साथ बैठे, चलिए आप मुझे बताएं। राइट ऑफ अपील दिया, मुझे आप पहले बगैर बता दें, मुझे जस्टिस के कहने पे इसका मतलब है आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सेटिस्फाई नहीं कर सके हैं। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो आपने इतने महंगे वकील किए थे वो किसी काम के नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि आपके मौकफ को इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये आपका फेलियर है। रिजाइन करे फॉरेन मिनिस्टर और रिजाइन करे प्राइम मिनिस्टर, घर जाए आप लोग। आपसे एक यादव का केस नहीं हो सका। उन्होंने हमारा वो जो था मुंबई टैक्स के अंदर उन्होंने कितना ड्रामा हमारा लगाया, अजमल कसाब का, पूरी दुनिया के अंदर हमें बेइज्जत किया। आपके हाथ में कलभूषण आता है, आपके हाथ में दूसरे लोग आते हैं और आप कोई बात ही नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के मौकफ को स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आप मुकदमा हार के आ जाते हैं। मेरा एक बात है कि अगर हम, आप मुझे बता देना, आप कहते हैं बैठे, हम किसके साथ बैठे, किस वजीर आजम के साथ बैठे, जो गालियां देने के अलावा जिन्हें कोई काम नहीं आता, जिन्हें काम है उसे पकड़ो, मजाक उड़वाओ, तजलील करो, किसके साथ बैठे। एक साइड पर है और रिफॉर्म्स एक साइड पर है। रिफॉर्म्स करने का देखिए जिस तरह नहीं, देखिए हम कोई एनआरओ, ये कौन होते हैं एनआरओ, जब देना था ना, आपने अभी फरमाया मियां साहब ने बाहर जाना था, वो एनआरओ था या डील था या जो भी था, वो गए ना। इनमें इतनी जुर्रत थी, सिसिलियन माफिया कहते हैं रोकते मियां साहब को, इतने जो गए हैं तो किसे ये एनआरओ, हम नहीं भागा करते भाई, हम इसी मुल्क में हैं, हमारी गवाहियां तो हमारे दुश्मन देते हैं कि हम कभी भाग के नहीं जाते। हमने यहाँ पे ही 21 साल 27 साल केसों का मुकाबला किया है और आज भी करेंगे भाई। एनआरओ आप देते हैं, कभी अपने घर देते हैं, कभी अपने सियासी मुखालफिन को देते हैं, टांगे तो आपकी कामती हैं। अब ये बिल सेनेट में भी जाएंगे ना, तो ऑपोजिशन के पास मेजोरिटी है, वहां पे चैलेंज देखिए हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा यही बात सेनेट के अंदर भी यूसुफ रजा गिलानी साहब की क़यादत में, कौमी असेंबली में मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम अपोजिशन मुत्तहद होकर इसे चैलेंज करेगी और इंशाल्लाह जितना हम चैलेंज कर सकते हैं वो करेंगे और इस हुकूमत को आसानी से ये काम नहीं करने देंगे। कुरैशी साहब, फिर मैं आपको फिर मौका दूंगी ताकि आप बात कर सके। मैं चाहूंगी अली गौहर बलोच साहब, क्या सेनेट में आप ये जो बिल पास करवाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, क्या इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन की तो मेजॉरिटी है सेनेट में। जी बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी बात कीजिएगा कि अगर ये 21 बिल, जी हाल इस वक्त ये है कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में देखा कि इन्होंने कौमी असेंबली के पूरे सिस्टम को जो है वो बुलडोज किया और मैंने आपको कहा कि वो कायमा कमेटियों के अंदर भी इन्होंने न भेजे और पूरी अपोजिशन और स्पीकर साहब वो कानून है
कि जब को पॉइंट आउट कर दे तो फौरी तौर पर उसकी काउंटिंग करवाई जाती है, और उन्होंने काउंटिंग भी ना करवाई। अब पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन वाकया कि कुलभूषण जाधव को NRO देने के लिए इन्होंने कानून साजी की, और पाकिस्तान की तारीख में आज तक जो किसी की बाई नेम कानून साजी हुई है वो सिर्फ अगर किसी तारीख में नाम आता है तो किसी डिक्टेटर का आता होगा कि मुशर्रफ ने जैसे अपने आप को वो मुद्दत बढ़ाने के लिए दे दी, या कुलभूषण यादव का नाम आया। आज तक किसी लेजिस्लेशन में किसी बंदे का नाम नहीं आया, लेकिन आज कुलभूषण का नाम आया। ये वो लोग हैं जो जी ठीक पाकिस्तान जी की जो है वो मजबूत जड़ों जी को ठीक है पकड़ जी रहे हैं। जी ये कुरैशी वो साहब, लोग हैं, ये उल्टे बैनर की बात करते हैं। इन्होंने पूरी पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के कुएं में उल्टा लटका के रखा हुआ है। 24 जी करोड़ जी जी है। ठीक है कुरैशी और साहब, लोग जो आप है, इसके ऊपर वो क्या किधर रिस्पॉन्ड करना किधर चाहेंगे है। कि ऐसे बिल इतनी जल्दी में इतनी उजलत में पास करवाए गए, ऑपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि ऑपोजिशन को तो हम ऑफर करते हैं, वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब ऐसा रवैया होगा तो ऑपोजिशन कैसे आपके साथ बैठेगी, कैसे कोई लेजिस्लेशन कर सकती है? देखिए आलिया, एक तो आज अपने प्रोग्राम में आपने मेरे साथ वही सलूक किया है जो PMLN में मरियम नवाज साहबा हमजा शहबाज के साथ कर रही हैं, और पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब ने नाहिद चौधरी साहबा के साथ किया। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको अर्ज कर दूं, एक तो चिकनी चुपड़ी बातें करना, बुलंदोबाज दावे करना, हकाई को मस्त करना, हमारे इन दोनों दोस्तों से कोई सीखें थे। ये उस्तादुल असातिज़ा हैं इस काम में। देखिए, जब कायमा कमेटी में बिल पेश होता है डिबेट के लिए, अपोजिशन जब उसका पार्ट ही नहीं बनेगी तो वो कैसे फाइनलाइज होगा। दूसरी बात, अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे, स्पीकर कौमी असेंबली के हवाले से इन्होंने बड़ी बहुतान तराशी की। इनके यही अल्फाज अयाज सादिक के बारे में हुआ करते थे। आप उस जमाने के सारे प्रोग्राम पीपल्स पार्टी को उठाकर देख लें, जब अयाज सादिक नेशनल असेंबली के स्पीकर थे, पीपल्स पार्टी का यही वतीरा था। मेरे भाई ने एक और बातिल शिकर खिताब में फरमाया कि जी हमें NRO देने वाले ये कौन होते हैं, हम इनसे NRO क्यों लेंगे, हम तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फैमिली से हैं कि जिसने पाकिस्तान बनाया। भाई, पाकिस्तान में अगर किसी शख्स के माथे पे ये कलंक का टीका चिपका रहेगा, चिमटा रहेगा, लोग याद करेंगे कि पाकिस्तान में NRO किसने लिया। लोग याद करेंगे कि जनरल मुशर्रफ एक डिक्टेटर था जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN ने NRO लिया। मतलब पाकिस्तान में NRO के सबसे बड़े बेनिफिशियरी यही लोग हैं जिनको NRO के नाम से बड़ी खारिश होती है, इनको बड़ा गुस्सा आता है, इनको बड़ी गशी आती है, ये बड़ी इधर उधर की बातें करते हैं। मैं समझता हूं पंजाब, पाकिस्तान के सारी इकाइयां जिंदा जावेद अल्हम्दुलिल्लाह। 2023 का इलेक्शन करीब है। ये हमेशा कहते थे ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी, ये 4 माह की मेहमान है, ये 2 माह की मेहमान है। अभी पिछले महीने इनकी जंगोजदल थी एक दूसरे से, अब ये माशाल्लाह पूरे एहतराम से नाम ले रहे हैं। मियां शहबाज साहब नेशनल असेंबली में, यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में। पिछले हफ्ते मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि यूसुफ रजा गिलानी भी सिलेक्टेड लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट में, और ये नवाज शरीफ साहब को कहते थे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शख्स है। तो ये अल्लाह ताला मकाफात अमल है कि ये अपना कहा हुआ खुद रिवर्स करते हैं, अपनी कली बातों से फिर जाते हैं। जी जी कुरैशी साहब, एक बात का जवाब दीजिएगा कि पहले तो PM के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही थी ऑपोजिशन, अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाने जा रही है, तो इसके ऊपर भी आप देखें ये तहरीक तो हुकूमत के खिलाफ आती रहेगी, आपको अपने नंबर पूरे करते रहने हैं क्योंकि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली है? इस गेम में भी इंशाल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब अपना कोई जाती एजेंडा पूरा करेंगे और मियां साहब को सुर्ख झंडी दिखाएंगे। आप भी इधर है, जिस रोज डिप्टी स्पीकर के खिलाफ असेंबली में वोटिंग होगी, आपने मुझे प्रोग्राम में लेना है, बैरिस्टर आमिर को भी प्रोग्राम में लेना है। इस बार भी जरदारी साहब इनके साथ वही करेंगे जो 30 साल इन्होंने जरदारी एंड कंपनी के साथ किया। जी ठीक है, मेरे ख्याल में आप बैरिस्टर साहब जो है इसके ऊपर कमेंट कर दें कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ क्यों तहरीक अदम एतमाद, पहले तो इसका जवाब दे दें कि उनके खिलाफ क्यों, ये तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप लाने जा रहे थे, आप डिप्टी स्पीकर पर आ गए। देखिए, हम लोग तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आज भी लाने पे तैयार है। मैं पहले बता चुका हूँ कि PMLN बड़ी अपोजिशन पार्टी है और ये उन्हीं ने जब ये कदम उठाना है तो फिर ये कामयाब होगा। दूसरा, ये जो अदम एतमाद की तहरीक होती हैं डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के खिलाफ, ये एक एहतजाज का तरीक़ाकार है जो आइन के अंदर दिया जाता है कि अगर आप समझें कि वो
जानिबदार हैं, गैर जानिबदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अदम एतमाद की तहरीकें लेके आते हैं। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता कुरैशी साहब के अंदाज़ का, उनकी गुफ्तगू का। ये नौवारद हैं ये जमात जो है, और इनका इसी तरह का बेसब्री का और अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन अयाज सादिक के ख़िलाफ़, और रिकॉर्ड के ऊपर है, कोई गुफ्तगू ना उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ की है ना मैंने कभी की है। इसके बावजूद वजह ये है कि वो ग्रेसफुल और रिजनेबल आदमी है, और बतौर स्पीकर हमने हमेशा, लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब थे, हमने हमेशा उनका एहतराम किया है। उस वक्त भी स्पीकर के बारे में ये बदतमीज़ी किया करते थे। इमरान खान ने उस असेंबली पर लानते भेजी और सिस्टम के ऊपर लानते भेजी, सबको पता है। लेकिन हमें तो ये फ्रेंडली अपोजिशन कहते थे। की तरफ जाने मेरा ये सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर को क्यों अभी सिलेक्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? डिप्टी स्पीकर को तो सिलेक्ट इसलिए किया है कि उस पर तमाम अपोजिशन पार्टीज मुत्तफिक हैं, और इसलिए किया है कि डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह 21 बिल्स को बुलडोज किया भी नहीं है, तो फिर आप चेयरमैन सेनेट के लिए जाना चाहिए, जहां पर आपकी मेजॉरिटी थी और उनका चेयरमैन सेनेट बन गया। कौमी असेंबली में तो है, उसका तो अभी हम करेंगे ना, वो अदालत के अंदर मामला है, वो भी हो जाएगा। कौमी असेंबली के अंदर हमने अपनी अक्सरियत साबित की हुई है यूसुफ रजा गिलानी के मामले पे, और अगर ऐसे स्पीकर, देखिए ये बात एक एहतजाज की है, एक रिकॉर्ड की है कि अगर ऐसे लोग बैठ के पार्लियामान को एक तरफा तौर पर चलाएंगे और आवाम का, इससे होगा कुछ नहीं। कुरैशी साहब कुछ भी नहीं होगा, इनके लिए कुछ भी नहीं होना। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई में डुबो दिया, मीशत तबाह कर दी, पाकिस्तान को करप्ट मुल्क दुनिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत ये पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत है, PIA खत्म कर दी, आज आपकी कोई फ्लाइट नहीं है, पायलट्स के साथ इन्होंने तमाशा कर दिया, हर वजारत। अच्छा, हमें ये मुकाफाते अमल कहते हैं, लेकिन भाई जब सबसे बड़ा डाकू जो है वो स्पीकर हो जाता है, चपड़ासी जो है वजीर दाखिला हो जाता है, सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वजीर कानून हो जाता है, तो कोई मुकाफाते अमल कुछ अपने गिरेबानों में भी जानके। अब देखना यह है कि बजट सेशन के जब बहस होगी बजट पर, तो उस वक्त ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेटजी है और वो किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, और क्या इसके असरात भी हुकूमत पर कोई मुरतब हो सकते हैं या नहीं, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ आवरी का, अली गोहर बलोच साहब आपका भी शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।